आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद खित्ते में हालात कशीदा लेकिन काबू में है। हर गुजरते दिन के साथ ही कश्मीर में हालात पटरी पर लौट रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दफा 144 हटाने की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला हसास है, इसमें सरकार को वक्त मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। एक जानिब अपोजिशन जहां कश्मीर में हालात को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मजीद वक्त देने की बात कही है। सियासत अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की जान की हिफाजत जरूरी है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द अवाम को राहत मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी पटरी पर फिर से लौट आए। किस तरह के मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर में, आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद खित्ते में हालात हुनूस कशीदा हैं। कश्मीर में लगाई जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि कश्मीर की सूरत हाल हसास है, इसलिए हालात मामूल पर आने तक इंतजार करना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की थी कि कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट की मुअत्तली और टीवी चैनल्स की बंदिश खत्म की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि कश्मीरी सियासी क़यादत मसलन साबिक़ वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को रिहा किए जाने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर कश्मीर की आईनी हैसियत से मुतालिक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। पिटीशन में कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट की मुअत्तली, टीवी चैनल्स की बंदिश खत्म करने समेत तमाम पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त की गई है। उधर अपोजिशन लगातार कश्मीर के हालात पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर सख्त तनकीद की, तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को कश्मीर आने की दावत दे डाली। याद रहे कि फोन और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होने की वजह से आम अफराद अपने रिश्तेदारों से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं और न ही इन्हें मालूमात तक रसाई हासिल है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मरकजी सरकार की जानिब से कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। ये दरख्वास्त लोकसभा के 2 अराकीन मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने दाखिल की थी। इसमें पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून और इसके नतीजे में सदर की जानिब से जारी करदा अहकामात को गैर आईनी और गैर जमहूरी फेल करार देने की इस्तदा की गई थी। उधर ईद के दूसरे रोज भी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। बाजार और शाहराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त पहरा रहा। जगह जगह रुकावटें लगाकर नाके लगाए गए। इससे कबल पीर को सख्त सिक्योरिटी के साए में ईद उल अजहा के मौके पर किसी किस्म के पुरतशद्दुद वाकयात की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इंतजामिया ने नमाज ईद और कुर्बानी के लिए जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियों में आर्जी नरमी की थी, जिसे नमाज की अदायगी के बाद दोबारा नाफिज कर दिया गया। गौरतलब है कि वादी में अभी भी फोन और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होने की वजह से आम अफराद अपने रिश्तेदारों से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जम्मू खित्ते में दफा 144 को पूरी तरह हटा दिया गया है और कुछ इलाकों में फोन की सहूलियात भी मयसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जम्मू कश्मीर में हालात एक तरह से कशीदा जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन काबू में हैं। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला एक हसास मामला है, इस पर सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए। इसके आखिर क्या कुछ माने निकलते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर भरोसा है और क्या वाकई में सरकार को एक मौका अभी मिलना चाहिए, जिस तरह से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है?
इसके अलावा क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की जो हकीकी तस्वीर है वो सामने नहीं आनी चाहिए, और क्या जिस तरह से सरकार दावे कर रही है क्या उसके दावों में एक तरह से सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, और जब से 144 जम्मू कश्मीर में लगा है कोई भी जानी नुकसान एक तरह से नहीं हुआ। ये तो सच्चाई है और हकीकत है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रज्ञा भूषण जी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष पाठक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर अमित सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आर.के. भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। युद्धवीर सेठी साहब सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस लीडर सलमान निजामी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल, जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रज्ञा भूषण जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिमार्क दिया है, उसने सुनवाई करने से मना कर दिया और उसने कहा कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। प्रज्ञा भूषण जी, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार पर भरोसा किया है या सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के माने क्या निकाले जाएं? देखिए अबू, सबसे पहली चीज है कि जो राइट टू लाइफ है, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट में। उसके बाद ही आपके बाकी के राइट्स तो तब आएंगे जब आपकी लाइफ रहेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही देखते हुए, वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट का जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सेंटर के हाथ में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा इंटरफेयर ना करते हुए लॉ एंड ऑर्डर में, और ये देखा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर काबू में है और हालात काबू में है तो उसमें बजाय ज्यादा इंटरफेयर करने के, क्योंकि 70 साल में ये पहली इतनी बड़ी घटना हुई है देश में, तो सरकार पे विश्वास रखना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को धीरे धीरे वहां पे मेंटेन करें और धीरे धीरे उसको काबू में लाएं, ताकि बजाय किसी जानमाल के नुकसान होके और किसी और की जिंदगी नुकसान हुए बिना वहां पे सबको एक डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिल जाए धीरे धीरे, और वहां पे एक खुशहाली का माहौल भी लौट सके। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम। सलमान निजामी साहब, 370 पर हमने पिछले एक हफ्ते में कई डिबेट किए हैं और उस डिबेट में आप भी मेरे साथ रहे हैं। सलमान निजामी साहब, जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे अपोजिशन की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए थे जम्मू कश्मीर में 144 को लेकर, वहां पर इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन को लेकर, आज मुझे लगता है कि सलमान निजामी साहब वो जवाब सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को और कांग्रेस को मिल गया होगा। देखिए, वो अपोजिशन ने ही रिट फाइल की थी, लेकिन एक बात ये है कि ठीक है, हम तो अमन चाहते हैं। हम तब से आज तक दुआ करते हैं, क्योंकि कोई महाराष्ट्र का युवा या हरियाणा का युवा की हलाकत नहीं होगी। हमारे ही भाई, हमारे ही कज़न, हमारे ही बच्चे अगर उसके शिकार होंगे गोली का, तो वो हमारे ही बच्चे होंगे। तो कोई नहीं चाहता कि अमन जो है नहीं आए। हम चाहते हैं कि जमहूरी मुल्क में रहते हैं हम, और हम चाहते हैं कि जमहूरियत के लिहाज से हम मुकाबला करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन अमन से। लेकिन जब हम अमन की बात करते हैं, यही भाजपा के लोग जो हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कश्मीर की लड़कियों को लाएंगे वहाँ से, फोटो पोस्टर और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जब आएंगे, और कैसे अमन आएगा। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, आज सबसे ये मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर के लोग जो देख रहे हैं, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लेना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, वहां मुकाबला करेंगे। ये जमहूरी मुल्क है, हमें अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इस वक्त जो ताकतें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क है, उसकी जद में नहीं आना है, क्योंकि हमेशा हमें पाकिस्तान ने गुमराह किया और हमारा नाम बदनाम किया। कश्मीरी अवाम हो, हिंदुस्तान के मुसलमान हो, कश्मीर के मुसलमान हो, उनकी बदनामी जो सबसे बड़ी हमने सही है वो पाकिस्तान की वजह से सही है। इसलिए कश्मीर का मुद्दा जो है और हिंदुस्तान के बीच में हमारे को हक है कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज कर सकते हैं पीसफुल तरीके से, लेकिन हमें किसी ऐसी ताकत
ताकत को तरजीह नहीं देनी चाहिए जो हमारे मुल्क में जो है मुदाखलत करके अपनी सियासत करे। इसलिए मैं अपील करता हूं। लेकिन सलमान निजामी, जिस पीस और अमन की आप बात कर रहे हैं, पिछले 5 अगस्त से जब से 370 रिमूव किया गया, हटाया गया, खत्म किया गया, उसके बाद मुझे आप बताइए कहां पर गोली चली, कहां पर खून बहा जम्मू कश्मीर में। खुद डीजीपी का बयान आया, जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान दिलबाग सिंह का, कि 5 तारीख के बाद जब से 144 लगा है, हालात पटरी पर है, किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ है सलमान निजामी। लेकिन मैं सर मैं तो अच्छी बात है कि अगर हम नहीं चाहते कि गोली चले, उससे हमारे ही नौजवानों पे गोली चलेगी तो हमें नुकसान होगा ना। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या सरकार इतनी मजबूती से कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी अगर थोड़ी सी डील हो। और दूसरी चीज यह है कि आज 7 दिन से वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। मेरा मुतालबा यह है कि अगर हमारे पक्ष में, हमारे मफाद के लिए कोई फैसला हुआ हो, उसमें हमारे लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया। आज हमारी लीडरशिप जो है वो हाउस अरेस्ट है। हमारे वर्करों का क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जिनकी रोजी दिन की 100-200 रुपए में घर चलता है। आज 7 दिन से जो है वो कर्फ्यू की जद में है। सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क को अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर सुना होगा, आप कर्फ्यू लगा के सुप्रीम कोर्ट ने बात खुद एक तरह से साफ कर दी कि मामला बहुत सेंसिटिव है, हसास है। इस वजह से जहां सेंसिटिव एरियाज हैं, मैं कहता हूं कि वहां हादसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा जहां कि सेंसिटिव एरियाज हैं वहां हादसे हो सकते हैं, लेकिन जहां अमन है वहां क्यों कर्फ्यू है। इतना ज्यादा सेंसिटिव है, इतना हसास है कि इसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ वक्त और दिया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ वक्त दिया जाना चाहिए? सर जब लोग कदम सरकार ने उठाया है तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। कर्फ्यू में रहेंगे लोग, जब लोग, आप मुझे बताइए अबू हुरैरा जी, नहीं ये कौन सा डिसीजन है जहां लोगों को कर्फ्यू में रहना पड़ रहा है। अगर ये हमारी अच्छाई के लिए कोई फैसला है, आप क्या चाहते हैं कि लोगों का कत्लेआम हो, लोग सुसाइड करें? हम बोले नहीं, सलमान निजामी साहब आप कश्मीर से ही आते हैं, हमें क्या करना है उस बुराई का? कश्मीर से हमारे लोग, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात बार-बार आते रहते हैं। 2016 में बुरहान वानी का वाकया ले लीजिए, आज खुद अटॉर्नी जनरल ने आज इस वाकये का दिन लगातार कर्फ्यू दंगे क्यों नहीं हुए, इनको तकलीफ है इस बात की कि वहां पे दंगे लेना पड़ा। मैं सेठी जी आपके पास आ रहा हूं। दुकानदारी चलाना चाहते हैं जो मैं क्यों आपने हालात पैदा किए ऐसे? कौन सी मजबूरी थी ऐसे हालात पैदा किए आपने? कौन सी मजबूरी थी आपको ऐसे हालात? समझ सकते हैं। हम तो अमन में थे, वहां पर जिस तरह से नॉर्मलाइज दहशतगर्दी, आतंकवाद आतंकवाद को 370 के साथ क्या करना है? आतंकवाद तो 20 साल से शुरू हुआ है। 1000 लोग वहां पे मारे गए, 1000 लोग मारे गए, कहां वहां पे शांति थी? प्रज्ञा भूषण जी, मैं सेठी जी आपके पास आ रहा हूं। सेठी जी, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है, इससे कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलेगी सरकार को अपने काम करने में, सरकार को अपना डिसीजन लेने में? और सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला दिया। और जिस प्रकार से जो ताकतें, चाहे जब से वहां पे 370 हटी है, सबसे पहले बयान आता है गुलाम नबी आजाद का कि वहां पे जो पीस प्रोसेस चल रही है, जो लोग कश्मीरी बाहर आ रहे हैं वो पैसा खा के आ रहे हैं, वो रिश्वतखोर हैं। दूसरा बयान आ जाता है उससे बड़ा राहुल गांधी जी का कि वहां पे तो गोली चल रही है, डिस्टर्बेंस है। तीसरा बयान चिदम्बरम जी का आ जाता है कि वहां पे हिंदू प्रदेश होता तो वहां पे 370 नहीं हटाई जाती। ये लोग तो चाहते हैं कि पीस प्रोसेस को किस प्रकार से डिफंड किया जाए। वहां 300 कॉल सेंटर खोले गए हैं, वहां पर 300 कॉल सेंटर से हर व्यक्ति अपने बच्चों से, मां बाप से किसी जगह भी देश भर में बात कर सकता है। वहां जिस प्रकार से ईद कल मनाई गई, जिस प्रकार से ईद में लोगों को मुबारकबाद दी गई गले मिलकर, जिस प्रकार से वहां अमन चैन है, हर एक
वहां पे जो खाने की जो वस्तुएं हैं हर घर तक पहुंचाई गई हैं, पर ये चाहते हैं कि वहां पे जो अमन चैन है वो किस प्रकार से बिगड़े। ये लोगों के जानों के साथ खेलना चाहते हैं। जिस प्रकार से ये पहले भी कश्मीर को नरक बना के रखा था, आज पहली बार इस ऐतिहासिक फैसले से वहां के लोग खुश हैं। आप देखिए कश्मीर इसका फैसला कश्मीर जो है इसका स्वागत किया कश्मीर ने फैसले का। पहली बार ये बंद हुआ है, एक भी व्यक्ति सड़कों पे नहीं आ रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, ये बंद और नेट का बंद होना, इंटरनेट बंद होना, ये वहां आम बात थी। वहां तो ऐसे लोग जो अलगाववादी लोग हैं, जो आतंकवादी और राजनीतिक पार्टियां जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, आम वहां पे सिविल कर्फ्यू लगाकर लोगों को तंग करती थी। ये कोई नई बात नहीं है। उनको बंद करो, ये तो सिविल कर्फ्यू वहां पे, और सरकार ने अब यह ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में अमन आए, पीस आए, इसी वजह से इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया। मैं संतोष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। सेठी जी बात हो गई। सेठी जी मैंने आपको टाइम दिया, काफी टाइम दे दिया। सेठी जी बात हो गई आपकी। संतोष पाठक जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ अपोजिशन जो बड़े बड़े इल्जाम लगा रहा है, अपोजिशन को आज जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र सता रही है, बार बार राहुल गांधी का भी बयान आ रहा है और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां उनके बयान आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आज रिमार्क आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जान रहे कि कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन जितना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है यह बहुत सेंसिटिव है। क्या कुछ माने इसके निकाले जाएं जो रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए अबू हुरैरा जी, इसका मतलब और मायना तो सिर्फ एक निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि मामला बहुत संवेदनशील है और इस समय एक्शन की जरूरत है, इस समय कार्रवाई की जरूरत है। जुडिशरी इंटरवीन करे इसकी जरूरत नहीं है। अगर इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करता तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता कि 370 को जिस तरह से भारत ने खत्म किया और इस मुद्दे पर जिस तरह से दुनिया के तमाम देश, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम, चीन की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देशों की और मुस्लिम देशों की बात भी करें जो भारत के इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि कई देश साथ खड़े हैं, तो एक गलत मैसेज जाता। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया कि फिलहाल अर्जेंसी में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी और सबसे बड़ी बात जो कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि कश्मीर में कर्फ्यू है। देखिए कश्मीर में कर्फ्यू या कश्मीर में मोबाइल बंद होना, इंटरनेट बंद होना, यह पहली बार नहीं हुआ है। गुलाम नबी आजाद साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कई बार ऐसा हुआ है। दुखद स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता है, छोटे से लेकर बड़े नेता, वो खुद अपना इतिहास भूल गए हैं। पंजाब में आतंकवाद कैसे खत्म हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे किया गया था, जब पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए केपीएस गिल जो वहां के महानिदेशक हुआ करते थे उस समय, जब उनको खुली छूट दे दी गई, पूरी आजादी दे दी गई, उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में किस तरह से आतंकवाद का खात्मा हुआ और आज पंजाब एक खुशहाल राज्य के रूप में उभर रहा है। देखिए कश्मीर एक बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और जब बहुत बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए दर्द होता है, चीख चिल्लाहट भी होगी, दिक्कत भी होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जीने का जो अधिकार है वो सबसे ऊपर है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे ऊपर होनी चाहिए जो हमारा भारतीय संविधान देता है तमाम नागरिकों को। लेकिन इसी संविधान में इस बात का भी जिक्र है कि स्थिति खराब होने पर 144 लगाई जा सकती है, स्थिति खराब होने पर, तनावपूर्ण होने पर और भी अलग तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरह के कदमों को फिलहाल हमें कुछ दिनों तक वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, आप रीजनल पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, आप क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय स्तर की राजनीति करते हैं, अलगाववादी राजनीति करते हैं, हुर्रियत नेताओं को छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी नेताओं को छोड़ दीजिए जो बौखलाए हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, चाहे कांग्रेस की बात हो, गुलाम नबी आजाद हो, राहुल गांधी हो। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर की हालत खराब है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी का नेता अगर ये कहे जो कुछ समय पहले तक, यानी उस समय तक भी वो अध्यक्ष थे, उस समय तक भी क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो अगर उस तरह का नेता ये कहे कश्मीर को लेकर इतने सेंसिटिव मसले पर, जबकि आपको पता है कि आपकी एक एक बात को इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान उसको उछाल रहा है, आप राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है।
जवाहरलाल नेहरू ने भले ही इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए थे, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है कि कश्मीर, और जिस कांग्रेस ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मसला है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो कश्मीर को लेकर इतना ज्यादा क्योस फैला दिया है विरोधी दलों ने और खासतौर से कांग्रेस ने कि उनसे समेटा नहीं जा रहा। दिक्कत यह है कि ना वो इतिहास इस देश का समझ पा रहे हैं, ना कांग्रेस की सरकारों का इतिहास समझ पा रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रांग लेडी ने किस तरह से कई राज्यों में आतंकवाद पर कंट्रोल किया था, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने किस तरह से आतंकवाद पर कंट्रोल किया था। अगर सिर्फ इसी को याद कर ले तो उनको लगेगा कि नहीं, देश हित में फिलहाल कश्मीर में इस तरह का माहौल रहना जरूरी है। जब शांति धीरे धीरे आने लगेगी, ऐसा नहीं कि जिस तरह से कश्मीर को आज ट्रीट किया जा रहा है, इससे पहले कई रियासतों में हो चुका है, जो संतोष पाठक जी ने पूरी हिस्ट्री बता दी कि कश्मीर के दौर में किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था या इस तरह के और कई वाकये हुए। बोलूंगा वो इंदिरा गांधी थी, वो तो इंदिरा गांधी थी। आज की बात करिए ना, आपने नोटबंदी में बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आप तो वो सीएम भी नहीं रहे इस दुनिया में, कहां आतंकवाद खत्म हुआ। और दूसरी बात आपने बोली कि हमने बाकी राज्यों में, कह रहा हूं कि खुदारा एक बात का जवाब दीजिए कि अगर आपको स्पेशल स्टेटस से इतनी आपत्ति है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये डिबेट है, अखाड़ा नहीं है। मैंने आपको बोला कि अगर आपको आपत्ति है, तकलीफ थी जम्मू कश्मीर से, आप में अगर आप बोलते हैं कि नाइंसाफी, वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, वन लॉ वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, 11 स्टेटों में आपने स्पेशल स्टेटस दिया, हटाइए। जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म क्यों? हमारा स्टेटहुड छीन के आपने यूनियन टेरिटरी दी और फिर आप बोलते हैं कि हम आपको लड्डू खिलाएं। लोग आक्रोश में हैं, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, हमें जमीन पे फेंका, दबोचा, क्या इंसाफ है ये? इसी तरह की भावना तो आप फैला रहे हैं, आप हिंसा को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? आप जब इस तरह की बात करते हैं कि स्टेट को गिना गया, हमारे साथ जो किया गया, तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। समस्या ये है कि जम्मू कश्मीर का मतलब आप ये मान कर बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत और दक्षिण के कुछ बड़े हैं, अलग अलग धाराएं हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आप बेसिक बात नहीं समझ रहे हैं, आप कश्मीरियों को बरगला रहे हैं, आप कश्मीरियों को झूठ बोल रहे हैं। 370 और 371 में बेसिक फर्क है, जो बेसिक फर्क आप समझा नहीं पा रहे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के जनता की, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई की इतनी चिंता थी, तो क्यों नहीं आपने महिला आरक्षण लागू किया? क्यों नहीं आपने आरटीआई लागू किया? क्यों नहीं आपने सलमान निजामी साहब, आप जब मर्ज है, जब मर्ज बढ़ा तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। इलाज के तरीके अलग अलग होते हैं, इलाज के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सलमान निजामी साहब, मैं आर के भट्ट साहब आपके पास, बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात होगी। मैं भट्ट साहब, आर के भट्ट कैसे खत्म हुआ? आर के भट्ट साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ लगा हुआ है, वहां पर लोगों को घर में बंद रहना पड़ रहा है, जम्मू में 144 खत्म कर दिया गया। हालांकि जम्मू में भी एक बड़ा तबका है जिसमें नाराजगी है यूनियन टेरिटरी को लेकर कि स्टेट का दर्जा छीन गया और यूनियन टेरिटरी मिली है। तो इस तरह के जो हालात हैं, कैसे उसे देखेंगे कि जम्मू में 144 खत्म है, लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कश्मीर में हालात बिल्कुल इसके अलग हैं। देखिए, मैं एक कश्मीरी होने के नाते अपनी भी बात रखना चाहता हूं। कश्मीरी जो भी लोग कह रहे हैं, जो अभी डिबेट में बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं, अमन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि ये जो अभी रिऑर्गेनाइजेशन बिल पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जिसको पास किया गया, मैं कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से उसको स्वागत करता हूं और कश्मीरी उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए वहां पे ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग उस चीज में फिर से पड़े जिस चीज को 30 साल से, जिस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, एक बहुत वेलकम स्टेप हुआ कि हमें आज का स्टेटस चेंज हुआ। जो 30 साल पहले स्टेटस हमारे पास थे, आज हम यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में आ गए। तो हम इसका यह कारण है कि कश्मीरी लोग और जम्मू के रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस स्थिति में अगर यहां पे ये प्रोटेक्शन था,
अगर ये आर्टिकल लोगों की हिफाजत के लिए था तो आज मैं 30 साल से घर से बेदखल क्यों हूं? आज कश्मीरी पंडित घर से बाहर क्यों है? मुझे इस आर्टिकल की कारण से मुझे रेस्टोर क्यों नहीं गया? मुझे होमलैंड क्यों नहीं किया गया? हालांकि मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि ईद के मौके पे थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से अपने घर से बाहर ईद भी मना रहा, अपने घर से बाहर शिवरात्रि भी मना रहा। क्या हम उस कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमें बात करने का हक नहीं है? हमें भी कई बातों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद रहा है, आज भी चल रहा है, लेकिन जो ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डिसीजन हुआ हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को अंधकार से निकाल के उज्जवल में जान लाने के लिए, इसमें हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। हम सबका लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जल्द से जल्द कश्मीर के हालात और पुरअमन हो। जबकि हम अभी मीडिया का स्टेटमेंट हमारे पास आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट आता है, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आता है, जो हमें देखने को मिलता है हालात तो ऑलरेडी पुरअमन है कश्मीर में, लेकिन और जल्दी से जल्दी पुरअमन आ जाए, इसके लिए हम हालात पटरी पर लौटे और लोगों को एक तरह से सुकून और अमन मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर अमित, मैं जो तमाम पूरे जितने पैनलिस्ट हैं आपने सबको सुना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वाकई में 370 जो खत्म किया गया तो पूरे सारे लोगों में नाराजगी नहीं है। आपने डॉक्टर आर.के. भट्ट साहब को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि अब एक आस, एक उम्मीद जगी है कि हमारी वापसी जम्मू कश्मीर में वापसी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में अब जम्मू कश्मीर के मामले पर एक सियासत हो रही है, सियासत शुरू हो रही है। जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो इस सियासत के क्या माने निकाले जाएं? आखिर यह सियासत क्यों हो रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेके सियासत शुरू से ही होती रही है और हर संगठन ने अपना पक्ष और विपक्ष रखा है। परेशानी अभी ये है वो भी अपोजिशन वालों की, क्योंकि 370 जिस संगठन ने हटाया वो भाजपा है और एक बहुत बड़ा ही राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला निर्णय था जो बीजेपी ने लिया। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से विपक्ष को पटखनी दे दी है अपना डिसीजन बताते हुए कि 2 हफ्ते का टाइम के बाद ही वो इस पर दोबारा चर्चा करेंगे या सरकार को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बोलता आ रहा था कि ये जिस तरह से संविधान से 370 की धारा हटाई गई है वह असंवैधानिक है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस तरह के किसी भी पहलू पे चर्चा करने से मना कर दिया है, तो उसके कई माने निकाले जाने चाहिए। पहला तो यही कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से 370 को संविधान से हटाया है वो बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। अगर होता तो आज का जजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर या धारा 144 की बात की, तो वो उसके लिए उन्होंने सरकार को समय दिया है, जो कि काफ़ी वाजिब भी है। और चूंकि कश्मीर कहीं ना कहीं पिछले 70 साल से धारा 370 चल रही थी और एक प्रकार की दवाई से अगर आपका फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर दवाई बदल भी देते हैं, तो अब समय आ गया था कि 370 से कश्मीर को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि अलगाववाद बढ़ा था। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया। बल्कि अगर आप देखें तो पिछले साल की जो ईद हुई, जो अभी कल ख़त्म हुई, तो ईद वाले दिन भी बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत पत्थरबाजी हुई। तब तो कोई इंटरनेट सस्पेंड नहीं था, ना ही धारा 144 थी। तो ऐसा क्यों कश्मीर में होता है? तो मुझे लगता है वहाँ की जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको सोचना चाहिए और अमन और चैन की ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा उनको लगता है कि 370 की वजह से आम नागरिकों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो राजनीतिक संगठन, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या हुर्रियत के लोगों की दुकानें बंद हुई हैं, इसलिए वो छटपटा रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका जो ताज था वो अब छिन गया है और ये ताज अब आने वाली जनता के हाथों में होगा। और आज ही सरकार ने ये अनाउंस भी किया है कि आने वाले अक्टूबर में 12 से 14 अक्टूबर तक वहाँ पे इन्वेस्टर समिट होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट की बात सरकार ने की है, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में कश्मीर में अमन और चैन का माहौल होगा, लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को जब नौकरी मिलेगी तो वो पैसे के लिए पत्थर नहीं फेंकेगा।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हालात धीरे धीरे ही पटरी पर आएंगे और उसके लिए सरकार एक तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज सुनने की जरूरत है। छोटा सा मुझे यहां पर ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अवाम की कम से कम आवाज सुनी जानी चाहिए और उन्हें भी एतमाद और भरोसे में लेने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई इस पूरे मामले पर हुई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की वकालत की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत हसास और सेंसिटिव मामला है, इसमें सरकार को और वक्त मिलना चाहिए और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का एक तरह से सपोर्ट करता सुप्रीम कोर्ट नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सरकार को जो काम सरकार ने किया है इसमें सरकार को अभी वक्त और मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की भी आवाज कम से कम सुनी जाए। आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं युद्धवीर सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा। युद्धवीर जी, सरकार ने वाकई में हिस्टोरिकल काम किया है, तारीखी फैसला 370 को हटाकर किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 370 तो आप लोग जीत गए, लेकिन कश्मीरियों का दिल जीतना है? क्या बहुत बड़ा ये चैलेंज नहीं है? 5 तारीख से अभी तक 144 लगा हुआ है, कोई राब्ता नहीं है, ना इंटरनेट ना फोन, मतलब हर तरह से कटे हुए हैं कश्मीरी। कैसे इनका दिल जीतेंगे युद्धवीर सेठी साहब? भाई साहब मैं बताता हूं, वहां पे जब बैक टू विलेजेस जब हम लोगों ने वहां पे स्कीम लागू की थी, जब ऑफिसर सारे गांव गए थे, तभी हमने दिल जीत लिया था उनका। वहां पे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर आप देखें, वो सिर्फ ये 3 परिवारों को गाली निकालते हैं, अब्दुल्ला परिवार को, मुफ्ती परिवार को और नेहरू परिवार को। उसके अलावा वो चाहती हैं, कोई नया विकल्प चाहते थे जो उनको मिल चुका है यूटी लगाकर। अगर आप देखें वहां पर पहली बार है कि 7 दिन या 8 दिन होने के बाद भी एक भी व्यक्ति जो लाखों की तादाद में सड़कों पे आते थे वो नहीं आए। वो पूरा रिस्पांस दे रहे हैं, वहां आर्मी वालों को हॉस्पिटल इलाज कराने जा रहे हैं, वहां पर वो 300 कॉल सेंटर है, आपस में उनकी बात कराई जा रही है। वहां पे कोई ऐसा प्रेशर कुकर नहीं है जो फटने वाला है। वहां सब हालात ठीक है। ठीक है, एहतियात के तौर पर वहां पे क्यों कर्फ्यू लगाया गया? क्योंकि जो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस और हुर्रियत ये बी टीम का पाकिस्तान का काम कर रही है। बी टीम के नाते जो पाकिस्तान चाहता है, ये तीनों चारों मिलकर बी टीम के नाते कश्मीर को दोबारा डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो ये सरकार नहीं होने देगी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। हम वहां पे हालात भी ठीक करेंगे, डेवलपमेंट भी कराएंगे, गुड गवर्नेंस भी देंगे। सेठी साहब, इसी पीडीपी के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी, जिसे आज पाकिस्तान का दोस्त आप गर्दान रहे हैं। इसी पीडीपी के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी। बिल्कुल। देखें जब दोनों को, हमें भी मैंडेट मिला, पीडीपी को कश्मीर से मैंडेट मिला, हमने उसके सम्मान के लिए सरकार बनाई। पर आहिस्ता आहिस्ता हमें लगा कि जो हम कुछ भी कर लें, पर जो महबूबा जी का जो पाकिस्तान प्रेम है, जो वहां हुर्रियत की वो सपोर्ट करती हैं, जो वहां पत्थरबाजों की सपोर्ट करती हैं, उनके दिल से वो अलगाववाद वाली जो बू है, बदबू है, वो जा नहीं सकती। इसलिए हमने सोच समझकर अपने कदम वापस ले लिए। हमने लालच नहीं किया। 70 सालों में पहली बार भाजपा ने वहां पे सरकार बनाई, और जब हमें लगा कि सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि 370 हटने के बाद अब कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल रही है? जिस तरह से सेठी साहब कह रहे हैं कि लोग उकताए हुए थे, उनके पास ऑप्शन नहीं थे, अब कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। देखिए मैं आपको बोलूं कि हमें इस देश के संविधान पे पूरा भरोसा है और हम ये लड़ाई जो है
एक नई मुहिम शुरू हुई है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इसको कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज एक सेंसिटिव, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने सहाफत में 10 साल दिए हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने पूरा हर कोना देखा है जम्मू कश्मीर का, वहाँ के सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बात है इस वक्त। आप मुझे बताइए कि आप 7 दिन, एक आपने पहले मिसलीड किया गवर्नर साहब ने कि पाकिस्तान का हमें डर है, और रातों रात आपने कर्फ्यू लगा दिया। आज गवर्नर साहब कहाँ हैं? आज क्या आपने कश्मीरी अवाम गवर्नर साहब पे भरोसा करेंगी, जिन्होंने बोला कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, 35 से और 300 राहुल गांधी जी को इनवाइट किया है, आप कैसे जीतेंगे लोगों का हालात देखिए। दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर और इनवाइट भी किया, फिर आज बोला श्रीनगर आप आइए और यहाँ के हालात देखिए। इनवाइट करके गवर्नर साहब ने खुद इनवाइट किया राहुल गांधी के अंदर हमारी बात होती है, कश्मीर के लोग खुश आज बड़े, खुश कौन नहीं है जिनकी जेबें दुकानदारी बंद हो गई है, वो खुश नहीं है। सर उनकी दुकानदारी बंद हुई है, उनको अंदर करिए ना, लेकिन आम लोगों ने क्या बिगाड़ा आपका? अवाम खुश है, उनको क्या अवाम बड़ी खुश है वहां पे। जो बच्चा आज जब बड़े ऐतिहासिक फैसले होते हैं तो कई चीजें ना कौन खुश है? एक मिनट बात सुने भाई साहब, हमारा जब कौन पंडित आवाम वहां खुश से है? निकाले गए क्या थे, निर्मल जब सिंह खुश पंडित है? वहां से निकाले गए, बीजेपी के किसी निर्मल सिंह नेता खुश ने, है? किसी नेता जिसने ने बोला हमें मगर नौकरियां आंसू नहीं रोए चाहिए, आप लोगों ने। जब निर्मल सिंह बीजेपी का खुश है, किसी ने उन्होंने मगर तो बोला, आंसू नहीं कल रोए निर्मल जब सिंह वहां ने से बोला कश्मीरी कि पंडितों हमारे को को इस ढंग से निकाला गया। बाहर वाला आज आदमी हमारी ऐतिहासिक जमीन फैसले ना के ऊपर खरीदे। आप एकजुट ये होकर बीजेपी के निर्मल पाकिस्तान की सिंह ने आवाज यहाँ पे बोला, निकाल रहे हैं। बीजेपी के निर्मल सिंह स्पीकर जो है उन्होंने बोला बीजेपी के कि बाहर के जो लोग यहाँ बीजेपी के नौकरियां नेता ना वो लें, राष्ट्रवादी बाहर नेता के है लोग वो। यहाँ जमीन ना खरीदें। जवाब दीजिए युद्धवीर सेठी बीजेपी के साहब, लोग आप बहुत जो सेक्युलर भी लीडर हैं, मैं आपका संवैधानिक सम्मान होगा, करता हूं। जो भी संवैधानिक होगा वो यहाँ पे होगा, जो यूडी के तहत जो कानून होगा उसके तहत ही सब कुछ होगा। लेकिन निर्मल सिंह का बताइए, निर्मल सिंह जी का बताइए, मेरे को नहीं बताना, मैंने ऐसा कोई बयान देखा उनका, क्यों बदला? मैंने कोई उनका बयान नहीं, मैं पार्टी का स्टैंड दे रहा हूं, मैं पार्टी का महामंत्री हूं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, हमारा स्टैंड है कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को आगे लेके जाना, डेवलपमेंट देनी के वासियों के साथ क्या इंसाफ हुआ? मेरे को हमें यूनियन टेरिटरी मिली, हम तो जम्मू वालों को नुकसान होगा ना, कश्मीर वालों को नुकसान नहीं होगा। नहीं अमित शाह जी ने बनाएगा, अमित शाह जी ने नहीं जम्मू वालों की गलत, अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर मंच पे बोला है कि ये कुछ सालों में जब हालात ठीक होंगे हम इसको वापस रियासत बनाएंगे, रियासत का दर्जा देंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अमित शाह जी हाउस के अंदर कह रहे हैं, आपका आपको बच्चा उन मेरा पे विश्वास नहीं बच्चा, क्या? हम सबके बच्चे कैसे नौकरी ले सकते हैं? आपको प्रधानमंत्री जी पे विश्वास नहीं, आपको अमित शाह जी पे विश्वास नहीं। अपने देखिए तर्क 70 सालों में 65,000 लोग मर गए यहाँ पर। भट्ट साहब ने जुल्म आर के भट्ट साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। आर के भट्ट साहब कोई जुल्म नहीं किया, यहाँ के लोग खुश हैं। आर के भट्ट साहब का रिएक्शन ले लेता हूं, बात रखेंगे। देखिए सलमान निजामी साहब, सेठी जी बात हो गई, सुन लीजिए। जम्मू के लोगों का क्या कसूर था? यूनियन टेरिटरी क्यों जम्मू के लोगों को? सलमान निजामी साहब, देखिए मैं एक आम इंसान, मैं एक आम कश्मीरी के नाते, मैं एक आम इंसान, एक कश्मीरी होने के नाते, मैं सर हाँ, मैं एक आम इंसान कश्मीरी होने के नाते दो बातें बोलना चाहता हूं। एक बात मैं निजामी साहब को बोलना चाहता हूं कि कुछ चंद गिने चुने लोगों ने धारा 370 और रियासत जम्मू कश्मीर का ठेका नहीं लिया है। आप सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं टाइम दे रहा हूं, मैं किसी आपके पास। आपने जम्मू के डोगरों के ऊपर बंदूक चला के तीर मारा। सर बिल्कुल, दो बातें बहुत तुरंत मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक बात मैं निजामी साहब को बोलना चाहता हूं, निजामी साहब मैं एक आम कश्मीरी हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मेरे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक कश्मीरी पंडित होने के नाते, एक कश्मीरी होने के नाते
जिसका ख्वाब है कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित दोबारा से उस जन्मभूमि पे जन्मे जो हमने 30 साल पहले खोई है। निजामी साहब को बोलना चाहता हूं कि धारा 370 या कश्मीर के ऐसे स्थिति में कुछ गिने चुने लोगों ने इसका ठेका नहीं लिया। हमारी भी हिस्ट्री है कश्मीर के इतिहास के साथ 5000 साल पुरानी। दूसरी बात मैं सेठी साहब से कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी और आज की हुकूमत को रिप्रेजेंट करने चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, आपने दिल जीतने की बात की। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस डिसीजन के बाद कश्मीरी पंडितों का भी दिल जीते। मुझे यकीन है क्योंकि अभी तक जितने हमारे कश्मीर में कश्मीरी भाई बहन सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाते, मुझे वो दिन याद है सेठी साहब और आपकी मैडम हर एक कैंप में गए, लेकिन जितना हमें भारतीय जनता पार्टी से ये एक्सपेक्टेशन था कि दिल्ली के नेता, जम्मू कश्मीर के नेता हमारे पास आए, उसमें कहीं ना कहीं कोताही भरी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये धारा 370 खत्म होने के बाद हमारी उम्मीदें जगी है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारी उम्मीदें जगी है, प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसे में अब सरकार को ये भी साफ करना चाहिए कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को जल्दी से कश्मीर लाया जाएगा, उनकी घर वापसी कितनी जल्दी होगी। मैं संतोष पाठक जा रहा हूँ, संतोष पाठक की बात हो गई, अब एक एक करके बात कौन कश्मीर में जमीन खरीदेगा? क्या आपको लगता है कि जो बंदिशें हैं, जो नॉर्मलाइज करने का जो एक तरीका है या जो टाइम लग रहा है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो आवाम की सिक्योरिटी और दूसरे की बहुत जिम्मेदारी भरा ये पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से इस तरह के हालात हैं कश्मीर में? देखिए अबू हुरैरा जी, कल्पना कीजिए उस स्थिति की अगर इतनी ज़्यादा फोर्स वहाँ ना रखी गई होती, और जिस तरह से नेता बयान दे रहे, जब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर उस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप ज़मीन पर जाकर, जिले में जाकर, गांव में जाकर वो किस तरह का भाषण देते होंगे, बयान देते होंगे। अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एक या दो कश्मीरियों को भी कुछ हो जाता तो यही लोग क्या कहते कि पूरा कश्मीर सड़कों पे उतर गया है, बगावत करने पे उतारू है, 370 हटा लिया गया है, जुल्म किया गया है। देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे बड़ी बात है कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। 1947 से लेकर अब तक झूठ बोलते आए और अभी भी कश्मीरियों से झूठ बोल रहे हैं। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे अबू हुरैरा जी, जिस पर 563 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। वो कोई अलग से कोई विलय पत्र नहीं था। 1949 यानी 2 साल बाद आप 10 मिनट में संविधान सभा में बहस करके आप 370 ला देते हो और आप कहते हो कि हमारी शर्त थी जुड़ने की। 47 में तो कोई शर्त नहीं रखी गई थी। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि मैं गाजियाबाद में रहता हूं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताता हूं। गाजियाबाद के 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से कश्मीर में रेलवे प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। कश्मीर में जिस तरह से रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, पहले जम्मू तक था, जम्मू से वो उधमपुर गया, उससे आगे जा रहा है, कश्मीर में रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है। 25 या 26 साल से वहां वो रह रहे हैं। क्या उनको ये हक नहीं है कि 50 गज का एक प्लॉट खरीद के वहां घर बनाकर रह सके? 25 साल से जो व्यक्ति रहता है उसको आप घर खरीदने को भी आप इजाजत नहीं दोगे? और ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर की जमीन बिक जाएगी। सब पूरा देश खरीदने नहीं जा रहा है, पूरा देश खरीदने नहीं जा रहा है, पूरा देश खरीदने नहीं जा रहा है। लेकिन क्या 20 गज, 25 गज और 50 गज का एक प्लॉट बना के क्या घर नहीं खरीद सकता? ये मसला जिसमें नहीं, अबू हुरैरा जी सुनिए, जो 25 साल से कश्मीर में आधार संरचना के विकास के लिए काम कर रहा है, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए काम कर रहा है, क्या उसको आप अपना घर खरीदने की इजाजत नहीं दे सकते? इन लोगों ने हवा खड़ा कर दिया कि पूरा भारत आ जाएगा, कश्मीर में जमीन खरीद लेगा। कौन जा रहा है? क्या पूरा भारत जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने जा रहा है? क्या पूरे देश में जमीन की कमी है? क्या पूरे भारत में यही माहौल है? और दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की बोलते हैं। अबू हुरैरा जी मैं एक बात और कहूंगा, अबू हुरैरा जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं। अगर कश्मीरी युवक बिहार और यूपी में जाकर परीक्षा दे सकता है, नौकरी पा सकता है, तो यूपी बिहार के लोगों को इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? खरीदने का मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, बल्कि अभी भी हिंदुस्तान की कई ऐसी रियासतें और कई स्टेट हिमाचल में जहां पर यह मसला है। 371 अभी भी कई रियासतों में लगा हुआ है, तो ये मसला तो कई रियासतों में है। 371 नहीं, अबू हुरैरा जी सुनिए, 371 जो लगा हुआ है उसके साथ कुछ ना कुछ गाइडेंस, जैसे उत्तराखंड में लगा हुआ है, तो वहां एक डेफिनेट एरिया है
कि इतने एरिया तक के जमीन जो है वो गैर उत्तराखंडी खरीद सकते हैं। आसाम का एक एरिया चिन्हित है जहां ये रखा गया कि इतने तक गैर जो असमियस हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह का कोई नियम बनेगा, लेकिन ये बार बार झूठ फैला रहे हैं कि कश्मीर में लोग आ जाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन बताइए, आप नोएडा में देखिए इतनी जमीन खाली है, क्या लोग खरीदने आ रहे हैं? और कश्मीर में पूरा देश खरीदने नहीं जाएगा, जो वहां रह रहे हैं, जो 25 साल से 30 साल से किराएदार जमीन लेने नहीं वही जाएगा खरीदेंगे। कश्मीर के अंदर। और दूसरी बात, निश्चित तौर पर अगर जमीन को लेकर ये इनका मसला है तो जमीन को लेकर मसला उठाइए। ये 370 से क्यों चिपके हुए हैं? क्यों 370 को लेकर ये झूठ फैला रहे हैं बार बार? क्यों ये चाहते हैं कि 370 बना रहे? और अगर 370 बना रहता, इन लोगों ने जानबूझकर 370 का मिसयूज किया। कश्मीर की पहचान क्या कश्मीर के घाटी के 5 या 6 जिले हैं? क्या कश्मीर की पहचान सिर्फ मुसलमान है? नहीं, कश्मीर की पहचान कश्मीरियत की वो भावना थी जिसको इन लोगों ने 1990 के दशक में तहस नहस कर दिया। अगर इनको बोलना था तो उस समय क्यों नहीं बोला इन्होंने, जब वहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया जा रहा था? कश्मीर की पहचान कश्मीरियत थी, उस कश्मीरियत को आपने तहस नहस कर दिया। और आज आप कश्मीरी आज आप अफवाह की बात कर रहे हैं, आप गद्दारों के साथ खड़े रहे हैं। आपने पाकिस्तान का साथ दिया, आपने अलगाववादी ताकतों का साथ दिया, आपने हुर्रियत नेताओं का साथ दिया। आज आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। इतनी चिंता आपको कश्मीरी युवकों की हो गई, कश्मीरी युवाओं की हो गई। आज तक तो हालात नहीं सुधारे आपने। सलमान मैं आ रहा हूँ, हरियाणा हमसे पीछे, डॉक्टर अमित, यूपी हमसे पीछे। डॉक्टर अमित, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में एक तो जो तरीका नॉर्मलाइज करने का है या पीस प्रोसेस का जो तरीका, इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आगे 370 तो खत्म हो गया, लेकिन आगे का जो सफर है, आगे का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल भरा है, बहुत चैलेंजेस होंगे इस सरकार के सामने? जी, चैलेंजेस तो जरूर होंगे, क्योंकि पिछले 70 साल से जो बीमारी कश्मीर वालों को लगी हुई थी, अब उसका इलाज 70 दिन में तो होगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सरकार ने अपने शासनकाल के 100 दिन के अंदर ही कश्मीर से 370 हटा दिया, और ये एक स्थायी सरकार है। अभी भी सरकार के पास 4 साल 9 महीने बचे हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत सोच समझ कर ही बीजेपी ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि कश्मीर में 370 हटा दी जाए और कश्मीर को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो इनके पास अभी इस सरकार के पास 4 साल से भी ज़्यादा है, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी शाम को ही उन्होंने बोला कि एक इन्वेस्टर समिट वहाँ पर होगा। तो हालात वहाँ पे मुश्किल हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो अमन चैन वहाँ की जनता चाहती है, मैं चंद नेताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, एक बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया कि वहाँ तो लगातार गोलियां चल रही हैं, तो ऐसे में कौन ज़मीन खरीदेगा। तो खैर, ज़मीन का मसला बिल्कुल अलग है, क्योंकि आर्टिकल 371 के तहत भी बहुत सारे प्रावधान हैं। तो अभी ज़मीन वहाँ पे ना तो बिकने जा रही है और ना ही कोई खरीदने जा रहा है, और ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। सरकार अगर ज़मीन देगी तो शायद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने को मिलेगा, ताकि कश्मीरी यूथ को वहाँ पे नौकरी मिल सके। लेकिन ये बोलना कि वहाँ तो लगातार गोलियां चल रही हैं, इनडायरेक्टली ये दंगा इंसाइट कराने की बात कांग्रेस कर रही है कि वहाँ कौन आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये गलत है। एक पुरानी पार्टी को इस तरह का रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूं, निजामी साहब अगर आप बोलने देंगे, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं पिछले 5 सालों में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए और अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। अब वहाँ पे लोकल सरकार खत्म हो चुकी है, और अब सीधे तौर पर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर में होगा। मुझे लगता है आतंकवादियों पर और बड़ा डंडा चलेगा और चलना ही चाहिए। विषय पर अगर पहलू पे भी जाए, पाकिस्तान के जिस आतंकवाद, जिस मिलिटेंसी की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कब नहीं रहा? 370 तो हटाया ही इसी वजह से गया है ताकि इस पर काबू पाया जा सके। आप देख लीजिए पिछले एक हफ्ते से मिलिटेंसी के कितने वाकये हुए हैं। मुझे आप गिना दीजिए। सलमान निजामी साहब, जिस दहशतगर्दी की, आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कितने वाकये हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर, मिलिटेंसी कश्मीर में 90 से शुरू हुई, 370 जो है 70 साल से है। मिलिटेंसी जो है 2014 में बिल्कुल डाउन हो गई।
आप नहीं, डाउन हुई, खत्म नहीं हुई, डाउन हुई, खत्म नहीं हुई। 370 को इसी वजह से हटाया गया है। मिलिटेंसी डाउन जरूर हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। आज आपने अगर अमन हो रहा था कश्मीर में, अगर अमन हो रहा था, आपने फिर वहां ये सिचुएशन बनाई। अमन हो रहा था ना, इन महीनों में भी अमन हो रहा था, कोई पोजीशन नहीं वहां पे। हम अप्रिशिएट करते हैं आपने अमन लाया, लेकिन आपने फिर मुसीबत खड़ी कर दी, फिर मुसीबत खड़ी कर दी, और हमें आपने आज नजरबंद कर दिया, कर्फ्यू में लगाया। आज बच्चा जो है वो कर्फ्यू में है 7 दिन से, वो पत्थर नहीं उठाएगा तो फूल पे बरसाएगा। यही तो एक कश्मीर को आप नहीं सलमान निजामी साहब, इस तरह के हालात कश्मीर में लगातार आते रहते हैं। ये हालांकि कश्मीर की बदकिस्मती है, कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बिदत से निकालना है, इन परेशानियों से निकालना है, तो अपोजिशन साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? अब तो कांग्रेस और अपोजिशन की नीयत पर भी शक होने लगा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सियासत कर रहे हैं। स्टेटहुड छीन के यूनियन टेरिटरी देंगे, ये इमोशंस की बात है, ये सेंटिमेंट्स की बात है। सरकार ने साफ कर दिया ना सलमान निजामी साहब, सरकार ने, मोदी जी ने खुद कहा है, अमित शाह ने खुद कहा है कि हालात सुधरेंगे तो हम वेट करेंगे ना, स्टेट बनाया जाएगा। दुआ करते हैं अब कि अमन उनके आए, बयान पर भरोसा ना हो, एतमाद ना हो, वो बात अलग है। किसी का कत्ल ना हो, हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं अमन आए कश्मीर में, बच्चों का कत्लेआम ना हो, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं, पिछले जिस तरह से डीजीपी का बयान आया, दिलबाग सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में खून का एक कतरा नहीं बहा है, कोई इस तरह के वाकये नहीं हुए हैं, तो अब कम से कम थोड़ा सा भरोसा किया जाना चाहिए। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रज्ञा भूषण जी, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से इनकार कर दिया सुनवाई करने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे फिर कहा है प्रज्ञा भूषण जी कि 2 हफ्ते के बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। क्या कुछ आगे कोर्ट में हो सकता है, या जम्मू कश्मीर में अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो उस पर कोर्ट का रिएक्शन क्या कुछ हो सकता है? क्या आपका तजुर्बा कहता है? देखिए अबू, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार के पास पिटीशन भेज दी जाए और वो देखेंगे कि कब की डेट देनी है और कौन सी बेंच में देनी है। यानी कि अभी डायरेक्ट अपनी हेयरिंग में तो सुप्रीम कोर्ट ले ही नहीं रहा है इनके मैटर को। दूसरी चीज की 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट देखेगा, अपने नजरिए से देखेगा कि वाकई में हालात कैसे हैं और सुधर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा किसी भी स्टेट सब्जेक्ट में या किसी भी स्टेट में, अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट को ये ना फील हो कि बहुत ज्यादा जास्तियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा वहां पे नाइंसाफी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और सरकार को अपने हिसाब से हैंडल करने दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा और वो आगे की फिर से डेट दे देगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। बिल्कुल सेठी साहब, लेकिन अभी बड़ा चैलेंज है, जाहिर सी बात है कि कश्मीर में इस तरह के हालात आते रहे, लेकिन सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को यह समझना चाहिए कि आवाम की इस परेशानी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सेठी साहब, बहुत दिनों तक घर में बंद करके आवाम को कब तक घरों में बंद रखेंगे? 90% जो वहां पे जो प्रॉब्लम थी वो 370 जाने के बाद खत्म हो गई। अब लोगों में विश्वास है कि जो अगली सरकार है मोदी जी की डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वहां पे हॉस्पिटल खुले हैं, वहां मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं, वहां 300 कॉल सेंटर्स खुले हैं। ये सिर्फ कुछ लोग हवा बना रहे हैं। आगे भी वो 6-6 महीने कश्मीर बंद रहता था और लोग सड़कों पे आते थे, आज लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। वहां कोई इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे पूरा स्टॉक है, खाने को सब कुछ मिल रहा है। पर आप ये बात समझ लें, आज पाकिस्तान से लिंक खत्म हो गया। आज पाकिस्तान को पूरे हर एक देश से भी उनको फटकार मिल चुकी है। अब जो लिंक था वो खत्म हो गया। जो हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को ये जो राजनीतिक पॉलिटिशियन पालते थे और जो वहां पे पाकिस्तान में था पहले, जो वहां पे, एक मिनट बात सुने भाई साहब, आपके बारे में मैं नहीं बोला, कश्मीर पाकिस्तान में था पहले क्या? जो तिरंगा और जो कानून वहां पे सख्त बन चुका है, वहां पे कश्मीर तो 47 में हिंदुस्तान का हो गया था। पाकिस्तान का आप कैसे बोल सकते हैं कि आप कश्मीर हमारा हो गया? की मदद करेगा वो भी आतंकवादी ही माना जाएगा। जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान की मदद करेगा, आतंकवादी को पनाह देगा, उनके लिए बयानबाजी करेगा, उसको भी आतंकवादी माना जाएगा।
वहां पे तो आम पाकिस्तान जनता की तो आप ही खुशहाली मदद के साथ कर रहे हो। रहना चाहती है। आप पाकिस्तान को मौका दे रहे हो। 70 सालों में हमने तो 65,000 पाकिस्तान को लोग मर गए 47 वहां में पे। जवाब दिया और था। कांग्रेस हम आज तो भी नेहरू के कम्युनलाइज वादे करना से जुड़े चाहती थे, है। आज भी सरदार पटेल के सांप्रदायिक वादे से दंगे जुड़े करवाना थे, चाहती है। अभी भी जम्मू जुड़े कश्मीर के हैं, अंदर मरते दम तक जुड़ेंगे। आज भी खड़े जम्मू हैं। कश्मीर और देश भर के लेकिन अंदर आपने तो ये पाकिस्तान को कम्युनलाइज मौका दंगे दिया। करना आज चाहते हैं। चाहे आज ही पाकिस्तान को मौका मिल रहा है ना। देखिए, और इनकी बात पाकिस्तान को सुने, कोई मौका नहीं मिला। गोली मैं एक चला के बात तो बोलना देखिए चाहूंगा। कैसे लेकिन गोली राहुल चला। गांधी की हम जो सेठी साहब पाकिस्तान को गोली मारी है, पाकिस्तान को हटा दीजिए, उसकी हालत खराब है। मैं ये कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तान को मौका ही नहीं दिया। को पटरी पर आना चाहिए सेठी साहब। सेठी साहब 370 खत्म हो गया। अब जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं उन्हें भी घर वापस लाइए, जो लोग घरों में बंद हैं उन्हें भी बाहर की हवा नसीब हो। अब जम्मू कश्मीर वाकई में जो जन्नत कहलाती है उस जन्नत की खुशबू वाकई में आनी चाहिए सेठी साहब, सही मानों में। उसके लिए सरकार को बहुत काम करना होगा सेठी साहब। हम जल्द से जल्द कश्मीरी भाइयों को लेके जाएंगे वापस। कश्मीरी के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है खुद तो जाओ भैया। हम सब कश्मीरियों को, खुद घर बनाओ। डोगरों को, लद्दाख के लोगों को, हम सबको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि एक बड़ी चेंज की वजह से ये देश, ये स्टेट तरक्की करेगा। और खासकर कश्मीरी पंडित जो अपने घर से बेघर है उसको दोबारा से अपनी जन्मभूमि, अपना मदरलैंड वापस मिले, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो आम लोग हैं, क्योंकि आपने देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे किसी ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। सबने ये कहा कि ये देश का अंदरूनी मामला है। अगर देश के अंदर अंदरूनी मामले में ये सिद्ध हुआ कि हमें जम्मू कश्मीर में दायरा को आखिरी कमेंट में 20 सेकंड दे रहा हूं। डॉक्टर अमित चाहिए। अमित जी मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, लास्ट कमेंट आपका जी डॉक्टर अमित। जी हमारे कांग्रेसी मित्र जो अभी बोल रहे थे और पाकिस्तान की भाषा यूज़ कर रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अभी अरे पाकिस्तान की भाषा मैंने बोला पाकिस्तान को आपने मौका दिया, आपने मौका दिया, हमने उनको बाहर निकाला क्योंकि रशिया ने भी मिसलीड कर रहे हो। उत्तर पर भारत का समर्थन, जो आपका विरोध करेगा वो पाकिस्तानी हो गया, समर्थन किया है। तो पाकिस्तान को आप मौका दे रहे हो। पाकिस्तान आपका दोस्त है। बिरयानी खाना पाकिस्तान नहीं देते आपके लोग। पाकिस्तान के नवाज शरीफ को बेटी की शादी में आप लोग गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि कश्मीर हमारा अपना अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अब हमें फिक्र करनी है कश्मीर के अवाम की, जम्मू कश्मीर के अवाम की, कि किस तरह से अब इन्हें पटरी पर लाया जाए और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से सुधरेंगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर ही आयद होती है, वहां के इंतजामिया पर आयद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए युद्धवीर सेठी साहब, सलमान निजामी साहब, प्रज्ञा भूषण जी, संतोष पाठक साहब, डॉक्टर अमित साहब और आर.के. भट्ट साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर